Hello guys, myself Manikant Mishra. Today I will teach you zoology. Topic is सेल साइकिल और आज हम इसको सबसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेल की। एक छोटा सा सेल कैसे पूरी बॉडी के ग्रोथ, रिपेयर और रिप्रोडक्शन कंट्रोल करता है, इसका जवाब छुपा है सेल साइकिल में। आज के इस वीडियो में हम सेल साइकिल को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। अंडरस्टैंड? जैसे हाँ, आप लोग बोलेंगे सेल क्या है, तो व्हाट इज सेल या व्हाट इज सेल साइकिल। तो सेल साइकिल एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ इवेंट है जिसमें एक सेल ग्रो करता है, अपना डीएनए डुप्लीकेट करता है और फाइनली दो आइडेंटिकल डॉटर सेल बनाता है, जैसा कि आपके इस स्लाइड में मेंशन है। जिसमें सेल बढ़ता है, डिवाइड करता है, अपना डीएनए डुप्लीकेट करता है, etc, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और ये जो हैं, ये हैं सेल साइकिल के फेजेज। ये हैं सेल साइकिल के फेजेज। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं भी। ये है जीवन, ये है जीवन, ये है यस फेज, ये है G2 फेज, ये है एम फेज। धीरे धीरे करके हम सभी फेजेस के बारे में पढ़ते हुए चलते हैं। आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेल के फेज। सेल के फेज दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंटरफेज और दूसरा होता है एम फेज, यानी मेटाफेज, या कभी कभी माइटोटिक फेज भी कहते हैं। सेल होती है वो अपना 95% टाइम इंटरफेज में रहती है और 5% जो है एम फेज में रहती है। लिख देता हूँ यहाँ पे 95% एंड, यार मेरा पेन नहीं चल रहा, एंड 5%। चलो अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। इसके आगे आता है, इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरफेज के बारे में कि इंटरफेज होता क्या है, क्योंकि सेल का जो पहला पार्ट है वो इंटरफेज ही है। इंटरफेज सेल साइकिल का सबसे लंबा फेज होता है। जो इंटरफेज होता है वो सेल साइकिल का सबसे लंबा फेज होता है। इस फेज में सेल आराम नहीं करता बल्कि सेल डिवीजन की पूरी तैयारी करता है। समझ रहे होंगे आप लोग। चलिए अब हम बात करते हैं मेटाफेज की। मेटाफेज की बात करते हैं तो मेटाफेज को दो पार्टों में डिवाइड किया जाता है। इस फेज में माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस होती हैं। माइटोसिस के 4 स्टेज होते हैं। पहला है प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, तीसरा है एनाफेज और चौथा है टीलोफेज। अब बात करते हैं हम सबसे पहले प्रोफेज की। तो यहाँ पे होता है क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बनाता है, यानी यहाँ पे क्या है, क्रोमोसोम मोटे और
स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाती है। तो हम बात करते हैं G2 फेज की। इस फेज में सेल और अधिक ग्रो करता है एंड सेल माइटोसिस के लिए फुली रेडी हो जाता है। ये माइटोसिस के लिए फुली रेडी हो जाता है एंड स्पेंडल फाइबर प्रोटीन बनाते हैं। ये स्पेंडल फाइबर्स के आवश्यक प्रोटीन बनते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं मेटाफेज की। मेटाफेज की बात करते हैं तो मेटाफेज को 2 पार्टों में डिवाइड किया जाता है। इस फेज में माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस होती हैं। माइटोसिस के 4 स्टेज होते हैं। पहला है प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, तीसरा है एनाफेज और चौथा है टीलोफेज। अब बात करते हैं हम सबसे पहले प्रोफेज की। तो यहाँ पे होता है क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बनाता है, यानी यहाँ पे क्या है, क्रोमोसोम मोटे और स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाती है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं मेटाफेज की। क्रोमोसोम्स सेल्स के बीच में, यानी इक्वेटोरियल प्लेट पर आ जाते हैं। स्पेंडल फाइबर सेंट्रोमियर से अब बात करते हैं हम एनाफेज की। अब हम यहाँ पे बात करते हैं एनाफेज की। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पीडीएफ में, सिस्टर क्रोमेटिड अलग अलग होते हैं, यानी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं एंड यहाँ ये अपोजिट पोल की ओर खिसकते जाते हैं, यानी जो अपोजिट पोल होता है ये उसी की ओर खिसकते जाते हैं। एनाफेज ये सबसे शॉर्टेस्ट फेज होता है। ये फेज जो होता है सबसे छोटा होता है। इसके बाद आता है टीलोफेज। टीलोफेज नई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है। हाँ, टीलोफेज में नई न्यूक्लियो मेम्ब्रेन बन जाती हैं और क्रोमोसोम पतले हो जाते हैं और एंड 2 नए न्यूक्लियाई बनाते हैं। क्रोमोसोम्स पतले होके 2 न्यूक्लियाई बनाते हैं। ये भी छोटा ही फेज है। उसके बाद आता है टीलोफेज। इसमें नई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है, क्रोमोसोम्स पतले हो जाते हैं, 2 नए न्यूक्लियाई बन जाते हैं। समझे? नई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है। टीलोफेज में नई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है, क्रोमोसोम्स पतले हो जाते हैं, 2 नए न्यूक्लियाई बन जाते हैं। अब आई बात समझ में? अब इसके बाद हम बात करते हैं साइटोकाइनेसिस की। अब बोलोगे सर कि साइटोकाइनेसिस क्या है, अभी तक बताया ही नहीं इसके बारे में। साइटोकाइनेसिस जो होता है वो इंटरफेज का ही पार्ट होता है। सॉरी, मेटाफेज का पार्ट होता है। कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो अब बात करते हैं हम
साइटोकाइनेसिस की। साइटोकाइनेसिस में सेल साइटोप्लाज्म में डिवाइड होता है। जो सेल होता है वो साइटोकाइनेसिस में वो साइटोप्लाज्म में डिवाइड होता है। अंडरस्टैंड? साइटोकाइनेसिस में जो सेल होते हैं वो साइटोप्लाज्म में डिवाइड होते हैं। एंड और अंत में 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल बन जाते हैं। जैसे कि ये एक सेल है, इसके अंदर, एक सेकेंड पेन चेंज कर लें। ये एक सेल है, इसके अंदर ये क्रोमोजोम है 4, ये 4 क्रोमोजोम हैं। और जब यहाँ पे डॉटर सेल बनेगी, डॉटर, तो 2 इसके अंदर आ जाएंगी और 2 इसके अंदर आ जाएंगी। समझ गए बात को? यही है अपना सेल साइकिल। अब सेल साइकिल का महत्व तो जान लेते हैं हम लोग। सेल साइकिल का महत्व यानी इम्पोर्टेंट ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल आवश्यक है सेल शरीर की ग्रोथ के लिए, हमारी जो बॉडी है उसके ग्रोथ के लिए, टिश्यू रिपेयर के लिए। जैसे कहीं कट फट गया तो उसे रिपेयर करने के लिए, एंड डेड सेल्स को रिप्लेसमेंट करने के लिए। जैसे कोई सेल मर गई तो उसे क्या कहते हैं, रिप्लेसमेंट करने के लिए, हटाकर दूसरी नई सेल बनाने के लिए। समझ गए? तो आज का हम अपना टॉपिक यहीं खत्म, अभी नहीं, अभी आप लोगों को डायग्राम दिखा दें, फिर ख़त्म करते हैं क्लास। ये है डायग्राम, ये है जीवन फेज जिसमें सेल वैसी की वैसी ही रहती है। ये है जीवन फेज जिसमें सेल वैसी की वैसी रहती है। एंड ये है यस फेज। जो भी आप लोगों ने पढ़ा है वो इतने ही डायग्राम में देख सकते हैं। इसमें क्रोमोजोम डबल हो जाते हैं, यानी डीएनए डबल हो जाता है। ये होता है यम फेज। यम फेज में एक सेल से 2 डॉटर सेल बन जाती हैं। ये है G2 फेज। क्या है इसको समझो, हम भी बता रहे हैं आप लोगों को क्या है ये G2। अभी तो मैंने पढ़ा है, बताओ G2 में क्या होता है। G2 में स्पेंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है, इसमें स्पेंडल फाइबर बनते हैं। अभी नहीं समझे? और बताओ, और इसमें क्या होता है। इसमें एनर्जी स्टोर होती है, ये एनर्जी स्टोर होती है इसमें। और सेल माइटोसिस के लिए रेडी हो जाते हैं। ये सेल जो हैं माइटोसिस के लिए रेडी हो जाते हैं। अभी क्या बचा है, यस फेज। यस फेज तुम लोगों को नहीं बताया तो है। इसमें डीएनए अपना रेप्लिकेशन करता है, यानी डुप्लीकेशन करता है। अगर डीएनए का अमाउंट 2C था, यहाँ पे 2C था, तो यहाँ पे हो जाएगा 4C। अगर यहाँ पे 10C था तो यहाँ पे हो जाएगा 20C। यानी जितना भी रहेगा उसका अमाउंट यहाँ के डबल हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? इससे ज़्यादा आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है। चलिए चलते हैं, मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।